उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि आप सबको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो इस वजह से हमने बहुत सारी कोशिश की कि आपके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकें। तो फाइनली हम ये वीडियोस अब रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये है कि क्लास रूम सेटिंग में हम यूजुअली जब लेक्चर देते थे तो वहाँ पर हमारे पास इंटरेक्टिव सेशन होता था, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते थे, डिस्कशन डिबेट करते थे। तो यहाँ पर वैसा पॉसिबल नहीं है। बट जब ये लेक्चर जो है अपलोड होगा, आप जब इसको देखोगे तो जहाँ पर भी आपको किसी जगह कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई क्वेरी होगी, तो आप वहाँ कमेंट सेक्शन में वहाँ पर लिख सकते हो। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा तो वहाँ पर हम उसको फिर एड्रेस कर सकेंगे। क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे थे ना, इससे पहले आपको पता होगा वी वर डिस्कसिंग सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में हम पहुंचे थे। पहले हमने उसमें प्रॉफिट का रीन देखा था, उसके बाद कैलिफेट, कैलिफेट बाद हमने उमैयड्स एंड अब्बासिड्स, और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ कैलिफेट भी देखा था। अब हम उसमें 2-3 लेक्चर्स पेंडिंग थे, तो उसको हम अभी छोड़ रहे हैं। हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कभी, अब उसके लिए अलग से लेक्चर्स बनाएंगे। तो हम अभी ये जो है थीम 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो थीम 5 आपको पता होना चाहिए, दिस इज अबाउट नोमैडिक एम्पायर्स। तो अभी जो है हमने नोमैडिक एम्पायर जो है उसको स्टडी करना है। तो नोमैडिक एम्पायर आपकी थीम 5 है। तो सबसे पहले जब हम इससे पहले भी कोई सब्जेक्ट स्टडी करते थे, कोई टॉपिक स्टडी करते थे, कोई थीम स्टडी करते थे, उसमें इंपॉर्टेंट जो है सबसे पहले जो था वो है सोर्सेज का। तो यहाँ पर मैंने सोर्सेज लिखा है। तो जैसे हम रिकॉल करने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हमने सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रॉम द अर्लीस्ट ऑफ टाइम, तो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक सोर्स था, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हम फॉसिल रिमेन्स को स्टडी करते थे, हम टूल्स को, आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करते थे। सो वहां पर वो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब उसके बाद हम जब सेकंड थीम में गए, मेसोपोटामियन को स्टडी किया, रोमन्स को स्टडी किया, सेंट्रल इस्लामिक को स्टडी किया, तो वहां पर हमारे पास और सोर्सेज मिले हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स जो है लिटरेरी सोर्स हमारे पास है। जैसे मेसोपोटामिया में हमारे पास क्ले टैबलेट्स आ गए, और पापायरी का आ गया, पार्चमेंट का आ गया। तो ये सब हमने डिस्कस किया है। तो अब हम यहाँ पर नोमैडिक एम्पायर के बारे में देखेंगे कि इनके क्या सोर्स हैं, कौन सा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो नोमैडिक एम्पायर के बारे में बात करता है। तो नोमैडिक एम्पायर जो है ना, ये तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता चल जाता है कि नोमैडिक क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह रोमिंग में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, हमेशा मूव पे होते हैं। तो ये जो लोग हैं यूजुअली इसमें लिटरेसी रेट बहुत कम थी, क्योंकि लोग जो थे ये नोमैडिक थे, तो इस वजह से इनके पास काम, ये जो टाइम भी था कम था, या इनके पास जो एवेन्यूज थे वो बहुत कम होते थे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो लिखा है द स्टेपी डेवलपर्स। तो स्टेपी डेवलपर्स आपको याद होना चाहिए, ये हम दूसरे थीम में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मेसोपोटामिया में देखा था। सिर्फ स्टेपी डेवलपर्स में लोग रहते थे, जो वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता था, वहां पर लोग जो हर्डर्स उनके पास होते थे, एनिमल्स को वहां पर चराते थे। तो ये वो लोग थे ज्यादातर। अभी जो यहाँ पर नोमैडिक एम्पायर है ना, इसमें मेजरली जो हमें इस यूनिट में स्टडी करना है ना, दैट्स अबाउट मंगोल्स। तो ये आपको पता होगा, मंगोल्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये जो स्टेपी डेवलपर्स है, अब ये इनकी लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, तो ये खुद लिखे पढ़े नहीं है, तो इन्होंने अपना कोई लिटरेचर यहाँ पर नहीं छोड़ा है। तो इन्होंने खुद के बारे में या इनका जो अपना कोई सोर्स नहीं है यहाँ पर। तो इनसे रिलेटेड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमें बाहर से दूसरे लोगों से मिलती है। अब हम देखते हैं कि हमारी नॉलेज है इनके रिलेटेड जो नोमैडिक सोसाइटीज के, मेनली फ्रॉम द क्रॉनिकल्स, travelogues and documents produced by Stele-based writers। अब Stele-based writers जो है ना, अब उस टाइम का थोड़ा देखो, 10th सेंचुरी में यहाँ से इस्लामिक सिविलाइजेशन भी है, वहां से हम रोमन को भी देखते हैं, यहाँ से इंडिया में भी है, चाइना में भी सिविलाइजेशन है। तो वो जो लोग हैं ना, वो कभी ट्रैवल करके वहां पर जा रहे हैं, और वहां पर वो उनको स्टडी करके उनके ऊपर बुक्स लिख रहे हैं, या उनके ऊपर स्टडी करके उनके ऊपर लिख रहे हैं। तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रैवलॉग्स, क्रॉनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इन पर जो बाहर से लोग लिख रहे हैं वो हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, किनके रिलेटेड, नोमैडिक एम्पायर्स के रिलेटेड। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आप अपने लिए नहीं लिखते हो, जब आपके वेल विशर्स आपके रिलेटेड नहीं लिखेंगे, जो आपको एज इग्नोरेंट जानते हैं, जो आपको एज सम काइंड ऑफ बारबेरियन जानते हैं, जब वो आपके बारे में लिखें तो कैसा अकाउंट पेश करेंगे।
तो वो बाइस्ड अकाउंट ही पेश करें, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही देंगे। तो सेम हैपेंड हियर इन नोमैडिक एम्पायर्स आल्सो एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट मंगोल्स। तो यहाँ पर भी यही हुआ, जो बाहर से लोग आए थे, चाहे वो इस्लामिक लैंड से आए, रोमन सिविलाइजेशन से आए, चाहे चाइनीज आए, चाहे बुद्धिस्ट आए, जिन्होंने भी इनके बारे में लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने एक इग्नोरेंट एंड बायस्ड अकाउंट पेश किया है मंगोल से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारा हमें उस टाइम का मटेरियल मिलता है जिन्होंने बहुत ही बायस्ड अकाउंट, ignorant extremely, the authors often produce extremely biased account about the nomadic life। और इन्होंने क्या कहा है, बेसिकली ये जो nomadic लोग हैं, these are barbarian, uncivilized, uncultured, they don't have manners, they don't know how to govern। तो ये सब चीजें जो है इन्होंने इसमें लिखा है। तो इस वजह से हम देखते हैं पहला जो है इन्होंने खुद अपने रिलेटेड नहीं लिखा है, जो बाहर से लोग उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने उसके रिलेटेड बहुत ज्यादा इनको दिखाया है बारबेरियन। तो यहाँ पर आपकी बुक पर जो पेज नंबर 113 है, वहां पर आप देख सकते हो ये जो इमेज दिखाई गई है, इसमें आप अगर आप देखो, इसमें ये यूरोपियन थिंकिंग है अबाउट मंगोल्स। जैसे ये देखो कैसे लोग है, बारबेरियन है, इंसानों को मार के इंसानों को खा रहे हैं। तो ये जो इमेज है ना, ये मंगोल्स की। अब अगर आप उस टाइम इंडिया में रहते होंगे या आप सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में रहते होंगे, तो आप जब इस अकाउंट को पढ़ोगे, आपको मंगोल्स की क्या इमेज बनेगी कि दे आर बारबेरियन, दे आर अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड। तो ये इमेज बनाई गई थी। अब यहाँ पर ये मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये जालिम नहीं थे या ये उस टाइप के बारबेरियन नहीं थे। हाँ, इनमें बहुत ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रक्शन मचाई है, उन्होंने बहुत ज्यादा डेविस्टेशन की है। चाहे हम अगर चंगेज खान की बात करें, उन्होंने सिटीज को तबाह किया, एग्रीकल्चर को खत्म किया, लोगों को लैक्स एंड थाउजेंड्स में उन्होंने मारा है। तो ये तो ठीक है कि हाँ ये थे ऐसे रथलेस थे, इनको कोई ऐसा तरीका नहीं था, इनकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, बट एट द सेम टाइम इनमें कुछ अच्छी क्वालिटीज भी थी। या हम अगर चंगेज खान की बात करते हैं, अगर वो एक साइड से इग्नोरेंट था, एक साइड से उसने कोई ख्वाब देखा कि मैं सारे वर्ल्ड कॉन्करर बनूंगा, तो उसके लिए उसने एक तरीका अपनाया था जो यूजुअली गलत तरीका था, कि डेविस्टेशन था और लोगों को मारना था, मजबूर करना था लोगों को अपना मानने के लिए। तो ये जो तरीका इनका था वो गलत था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम देम चंगेज खान वाज ए गुड रूलर आल्सो, या उसमें जो लीडरशिप क्वालिटीज थी वो अच्छी थी। उसने अपने ट्राइब को खड़ा किया, जो डिफरेंट ट्राइब छोटे छोटे थे उनको जमा करके एक बड़ा सा एक मंगोल एम्पायर खड़ा कर दी, और कहा कि ये सबसे बड़ी, जो अलेक्जेंडर के टाइम पे एम्पायर थी ना, उससे भी बड़ी एम्पायर मंगोल्स ने बनाई। तो ये पॉसिबल नहीं था ना जब तक ना कोई आपके पास ऐसा लीडर हो जो आपको यूनिफाई करे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनको हम नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं, एट द सेम टाइम हमें इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमें लोगों को दिखाने हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि आपको हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली देखना है। आपको ऐसे नहीं कि आपके प्री कंसीव्ड नोशन है किसी सिविलाइजेशन के रिलेटेड, किसी इंसान के रिलेटेड, आप जब उसके खिलाफ लिखते हो तो आपको सिर्फ उसका नेगेटिव ही नजर आता है। सेम हैपेंड इन इंडिया। अगर मैं इंडिया की एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो इंडिया सब्जुगेशन में रहा है। अगर हम मिडिवल के बाद मॉडर्न फेज में जाते हैं, तो मॉडर्न फेज में कौन यहाँ पर थे, आपको पता होगा। यहाँ पर मॉडर्न फेज में यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, तो इन्होंने हिंदुस्तान में कम से कम हम देखते हैं 200 इयर्स तक इन्होंने हिंदुस्तान पे रूल किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि इंडिया में हिस्ट्री राइटिंग का कॉन्सेप्ट अभी नहीं था। तो इंडियन जो थे उनमें उस तरह से हिस्ट्री राइटिंग जो है नहीं हुई थी। अब ब्रिटिशर्स ने एक सीरियस अटेम्प्ट किया है हिस्ट्री राइटिंग के लिए। तो फाइनली हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने जब इस इंडियन हिस्ट्री को स्टडी किया, यहाँ की आर्कियोलॉजी को स्टडी किया, न्यूमिस्मेटिक या दूसरे जो भी हमारे पास मीन्स है स्टडी करने के, या इनके लिटरेरी सोर्स को भी स्टडी किया, तो इनमें से एक है जेम्स मिल का नाम आपने सुना होगा। जेम्स मिल, इन्होंने पहली बुक लिखी है इंडिया के ऊपर, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो बुक है ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इन्होंने इंडियन सोसाइटी के रिलेटेड, इंडिया के पास के रिलेटेड बहुत कुछ लिखा है। अब जब हम देखते हैं इस बुक को स्टडी करते हैं, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी को बैड लाइट में पोर्ट्रे किया है। इन्होंने इंडियंस को दिखाया है कि इनके पास कोई तरीका नहीं है। एंशिएंट में अगर हम देखेंगे, इनका रिलीजन जो है वो बारबेरियन है, इनमें कास्ट सिस्टम था, ये लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, क्रीड, कास्ट।
और इवन सेक्स, उस बेस पर भी ये फीमेल मेल में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इनके रूलर्स जो थे वो डेस्पॉट्स थे, उनको तरीका नहीं था रूल करने का, या लोग भी जो थे वो उस तरह से एडवांस नहीं थे। तो बहुत बैड लाइट में पोर्ट्रे किया है किनको, इंडियंस को। तो यहाँ पर लिखने वाला कौन, ये बेसिकली एक ऑक्यूपायर है, ये बेसिकली ब्रिटिश है जिसके अपने इंटरेस्ट है इंडिया में। तो वो जब लिख रहा है इंडिया के लिए, ऑब्वियस ये है कि इसने बैड लाइट में पोर्ट्रे की है। तो दिस वाज नॉट द राइट वे टू राइट हिस्ट्री। तो यही बात मैं यहां पर फिट कर रहा हूं, जब बाहर से आप पर कोई हिस्ट्री लिख रहा है तो वो आपका जो अकाउंट है, आप पर जो हिस्ट्री है, वो नेगेटिवली आपको पोर्ट्रे करेगा। सेम हैपेंड हियर। अब देखो, अब द ऑथर्स ऑफन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली बायस्ड अकाउंट ऑफ नोमैडिक लाइफ। तो ये आपने देखा उस टाइम के ब्रिटिश या सेंट्रल इस्लामिक या दूसरे भी जो ऑथर्स थे उन्होंने इसको बैड लाइट में पोर्ट्रे किया। अब लेटर डेवलपमेंट्स हुई जब रशियन स्कॉलर्स, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन स्कॉलर्स ने एक सीरियस अटेम्प्ट किया कि हम मंगोल हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली देखें, हम देखें इनमें क्या, अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी उसको भी डिस्कस करें, पॉजिटिव है उसको भी अलग से डिस्कस करें। सो मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च ऑन द मंगोल्स वाज डन बाय रशियन स्कॉलर्स इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। जब आप देख सकते हो 18th एंड 9th, मंगोल्स थे 10th 11th 12th सेंचुरी में हम देखते हैं ये थे। अब उसके बाद हम 18th सेंचुरी में देखते हैं इन्होंने इन पर काम करना स्टार्ट किया। अब एक काम जो है ये यहाँ पर रशियन ने स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिवली इनके काम को देखना और इन पर एक सीरियस रिसर्च करना कि असल में मंगोल्स पर मंगोल की क्या हिस्ट्री है, किस तरह से लोग रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने सम इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कुछ 3 इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपके लिए निकाली है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको समझना, जो हमें पहले इंफॉर्मेशन देती है ऑब्जेक्टिवली और एक नॉट ए बायस्ड अप्रोच टुवर्ड्स मंगोल्स, एक सीरियस अटेम्प्ट करके उन्होंने लिखा है मंगोल्स के बारे में। देयर आर 3 बुक्स, वन इज द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये लिखी है इगोर डी रेचफिल्स ने। तो ये पहली बुक है जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स के बारे में बताती है। दूसरी बुक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास है, दैट इज ट्रेवल्स टू द मंगोल कोर्ट, ये दूसरी बुक है। ये भी एक ट्रेवलॉग है, ये लिखी है मार्को पोलो ने, तो इन्होंने दूसरी बुक लिखी है मंगोल्स पे। तीसरी इंपॉर्टेंट बुक है मंगोल एंड द टर्किक टर्मिनोलॉजीज, दिस इज द थर्ड बुक जो लिखी है जर्हार्ड डियोफर ने तीसरी। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट बुक्स, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन मंगोल हिस्ट्री। Now this was all about the sources. Now in our next lecture we'll be discussing about the Mongols, कहाँ से आए हैं, इनके related introduction पढ़ेंगे, इनका social background पढ़ेंगे, and that will be discussed in next lecture. अगर इस lecture में आपको कहीं कोई confusion होता है या कुछ और आप जानने की कोशिश करते हो, तो you can write in the comment section. I'll read that and I will get back to you on that. Thank you. Have a nice day.